Assalamu alaikum. I'm Dr. Faiza here and I'm sharing you a brief guide for critical appraisal of the article जो कि आपने जर्नल क्लब में present करना है. First thing is you are going to divide your roles. 4 students among you are going to present the critical appraisal of the article under discussion. तो उसको आप 4 components में ही divide कर सकते हैं. Introduction, methods, results and discussion. इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस क्योंकि सिर्फ 1-2 ही हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ के मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस, फर्स्ट 5-6 क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर ले. सेकंड स्टूडेंट प्रेजेंट द सेकंड हाफ ऑफ द मेथड्स, थर्ड स्टूडेंट विल प्रेजेंट द रिजल्ट्स एंड फोर्थ स्टूडेंट कैन प्रेजेंट द डिस्कशन. अगेन इट्स अप टू यू. Once you have divided your roles, I am going to go through quickly through the articles जो critical appraisal में आप यूज़ करने वाले हैं and how you are going to comment on these. Starting from the introduction. Were the aims, objectives of the study clear? Authors must have mentioned their objective at the end of the introduction. अब आप उसको clear कब कहेंगे? Clear आप तब कहेंगे if that aim is presenting 4 components. P को से abbreviate करते हैं. P for population, I for intervention, C for comparison, O for outcome. If I give you an example, a study objective is to compare the effect of exercise on hypertension in comparison with the dietary intervention among old age obese people. तो इसमें पॉपुलेशन क्या हो गई? ओल्ड एज ओबीस पीपल. इंटरवेंशन हो गई एक्सरसाइज. कंपैरिजन है उसका डाइटरी इंटरवेंशन से. एंड आउटकम इज़ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर. अगर किसी स्टडी ऑब्जेक्टिव के अंदर चारों चीज़ें मेंशन हैं, देन यू कैन से द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज़ क्लियर. वट एवर द आर्टिकल यू आर प्रेजेंटिंग, जस्ट रीड इट थॉरली और उसके एम्स को देखिए कि क्या उसमें पॉपुलेशन, इंटरवेंशन किसके साथ कंपेयर हो रही है और आउटकम मेंशन है या नहीं. वॉज द स्टडी डिज़ाइन अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी एम्स? क्वेश्चन नंबर 2. स्टडी डिज़ाइन बहुत तरह के हो सकते हैं. क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, कोरिलेशनल स्टडी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है. तो वट एवर योर आर्टिकल अंडर डिस्कशन इज़, क्या ये स्टडी डिज़ाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट था या इससे बेहतर भी कोई स्टडी डिज़ाइन किया जा सकता था? आपने उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी में देखा है, क्या इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखा जा सकता था? क्या उसकी फिजिबिलिटी बनती थी? इफ़ येस तो आप अपने कमेंट्स देंगे. वॉज द सैम्पल साइज़ जस्टिफाइड? क्वेश्चन नंबर 3. अब सैम्पल साइज़ 2 तरह से आ सकता है. एक तो कि आप सारी की सारी पॉपुलेशन को ले लें. नंबर 2, आप उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ले लें. अगर तो उन्होंने सारी की सारी पॉपुलेशन ले ली है तो फिर तो सैम्पल साइज़ वॉज जस्टिफाइड. अगर उन्होंने उसका कुछ पार्ट लिया है, कुछ कॉम्पोनेंट लिया है, दे मस्ट हैव मैंशन सम कैलकुलेशन कि उन्होंने 100 में से 20 का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया. 100 के 100 को अगर इंक्लूड नहीं किया तो वो 20 उन्होंने क्यों लिए? हाउ डिड दे कैलकुलेटेड? दे मस्ट हैव यूज्ड सम फॉर्मूला, सम कैलकुलेटर. अगर तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो वेल एंड गुड, यू विल से येस. अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो आप बताएंगे ना तो उन्होंने टोटल पॉपुलेशन ली है, ना ही उन्होंने सैम्पल साइज कैलकुलेशन मेंशन की है. क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. 4 इज़ वॉज द टारगेट और रेफरेंस पॉपुलेशन क्लियरली डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 5 है वॉज द सैम्पल फ्रेम टेकन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन बेस सो दैट इट क्लोजली रिप्रेजेंटेड द टारगेट पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन. इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. टारगेट पॉपुलेशन, उसमें से हम चूज़ करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम और उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक. ये आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं. आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट जनरल वन. इफ़ योर टारगेट पॉपुलेशन इज़ अंडर ग्रेजुएट फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, तो आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो सकता है कि आप अंडर ग्रेजुएट फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स लें, MBBS के भी लें और BDS के भी लें और पंजाब के सारे सिटीज़ से लें. फॉर एग्जांपल मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, साहिवाल और भी हैं जिस तरह गुजरांवाला, DG खान, लोधरा, जहाँ जहाँ के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप MBBS और BDS सारे शहरों से लें. देन ओनली योर सैम्पलिंग फ्रेम विल बी कंप्लीट एंड इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द टारगेट पॉपुलेशन. अगर आप 2-4 सिटी से ले लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो आपने सारी की सारी टारगेट पॉपुलेशन से सैम्पलिंग फ्रेम नहीं लिया. नेक्स्ट कम्स
द सैम्पलिंग टेक्निक, अगेन आपने सैम्पलिंग फ्रेम चूज़ कर लिया तो आप 100% पॉपुलेशन को रिक्रूट नहीं कर सकते. व्हाट यू विल डू इज़ कि आप इन सारे सिटीज़ के अंदर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं हर एक के अंदर से कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सैम्पल ले लें, सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करें और फिर सोचें कि हर कॉलेज में से मुझे इतना 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 सैम्पल साइज़ चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, हर कॉलेज के अंदर से एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, देन येस आपका जो सैम्पल था दैट इज़ प्रेजेंटिंग योर टारगेट पॉपुलेशन. अगर आप कहते हैं जी मैं तो लाहौर में रहता हूँ तो मैं लाहौर के सारे कॉलेजेस से ले लेता हूँ 10-10 हर कॉलेज में से, बाकी सारे सिटीज़ तक मैं अप्रोच नहीं कर सकता. कन्वीनियंस देखिए, आपने अपनी कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की. नाउ योर सैम्पल इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द टारगेट पॉपुलेशन. तो यही आपने अपने स्टडी के अंदर देखना है और कमेंट करना है कि जो टारगेट पॉपुलेशन है क्या ऑथर्स ने मेंशन की है, क्या उन्होंने फिर उसका सैम्पलिंग फ्रेम मेंशन किया है, और जो सैम्पलिंग टेक्निक उन्होंने यूज़ किया है वाज दैट अप्रोप्रिएट. टारगेट पॉपुलेशन हमने इस एग्जांपल में बहुत जनरलाइज देखी. इसको अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाइड करें, अगर हम कहें हमारी टारगेट पॉपुलेशन ही अंडर ग्रेजुएट फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ मुल्तान के, अब आपका सैम्पल फ्रेम नैरो डाउन हो जाएगा. अब आपको सैम्पल सेलेक्ट करने की ज़रूरत सिर्फ इन 4 कॉलेजेस से है जो मुल्तान के अंदर मौजूद हैं. अगेन आप कहते हैं जी मैं सिम्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं सिम्स के सारे स्टूडेंट्स से सैम्पल ले लेता हूँ और बाकी 3 कॉलेजेस से नहीं लेता. अब आपने अपनी सैम्पलिंग टेक्निक को लेस अप्रोप्रिएट कर दिया. नाउ योर सैम्पल इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल टारगेट पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान. फर्दर नैरो डाउन अगर हम करके देखें टारगेट पॉपुलेशन को, आपने कहा मेरी तो टारगेट पॉपुलेशन ही सिर्फ सिम्स मुल्तान की फ़ीमेल मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से फिर आपने सैम्पलिंग फ्रेम चूज़ किया कि प्री क्लिनिकल ईयर्स और क्लिनिकल ईयर्स में डिवाइड कर लिया. फिर आपने कहा जी मैं तो क्लिनिकल ईयर्स में हूँ, मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का डाटा नहीं ले सकता, मैं सिर्फ जो वार्ड्स में आते हैं थर्ड फोर्थ और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे कन्वीनियंटली डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ. तो आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की. अगेन आपने अपने पूरे टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया अपने सैम्पल के थ्रू, अनलेस एंड अनटिल आप 5 सालों के MBBS और BDS के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करें. यही आपने जर्नल क्लब आर्टिकल जो आपने प्रेजेंट करना है उसका क्रिटिकल अप्रेजल में देखना है कि उसकी टारगेट पॉपुलेशन मेंशन है या नहीं, सैम्पलिंग फ्रेम एडिक्वेटली मेंशन है या नहीं, और फिर सैम्पलिंग टेक्निक उन्होंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की हुई है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की हुई है. अगर तो सब ठीक लगता है आपको तो आप येस कहते जाएंगे, अगर आपको नहीं ठीक लगता आप नो करेंगे एंड देन यू विल गिव द रीज़न टू. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक जो कि अब हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वर मेजर्स अंडरटेकन टू एड्रेस एंड कैटेगराइज नॉन रिस्पॉन्डर्स. अच्छा, जब भी कोई स्टडी आप करते हैं तो कौन से पॉपुलेशन को आपने रिक्रूट करना है, यू हैव सम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि अगर ये पॉइंट्स पूरे होंगे तभी वो लोग मेरी स्टडी में रिक्रूट हो सकते हैं. एक दफ़ा आपने सोच लिया आपके पास आपने 100 का सैम्पल साइज़ रखना है, आपने 150 पॉपुलेशन को इंटरव्यू किया और आपको पता चला कि 50 ऑफ देम डिड नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू माई इंक्लूजन क्राइटेरिया, उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया. अब आपने 100 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, आपका सैम्पल साइज़ 100 है, इंक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर 100 पूरे होते हैं. अब उन 100 के अंदर से अगर 7 पीपल फॉर एग्जांपल जो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरे उतरे थे बट दे फेल टू फॉलो अप टिल द एंड ऑफ स्टडी, आप उनका डाटा कलेक्ट नहीं कर सके किसी वजह से. फॉर एग्जांपल दे वेंट आउट ऑफ द सिटी, दे वेंट सिक, उन्होंने इनकार कर दिया शामिल होने से, किसी भी वजह से बीमार हो गए, कहीं बिजी हो गए, दोज आर नॉन रिस्पॉन्डर्स. जो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरे उतरे थे, आपकी स्टडी में शामिल हो गए थे लेकिन आप उनके सारे आउटकम्स मेजर नहीं कर सके, सैम्पल गुम हो गया उनका, एनी रीज़न, दीज आर नॉन रिस्पॉन्डर्स. तो क्या इन्होंने मेंशन किया है कि इनकी स्टडी में कितने नॉन रिस्पॉन्डर्स थे और क्यों थे? नंबर 8, what the risk factors and outcome variables measured appropriate to the aims of study. Again जो हमने एग्जांपल ली थी पहले कि to study the effect of exercise on hypertension as compared to dietary intervention among male obese people. अब अगर हाइपरटेंशन पे इफ़ेक्ट देखना है तो आउटकम वेरिएबल यू मस्ट बी मेजरिंग द
ब्लड प्रेशर। रिस्क फैक्टर्स के अंदर अब इनका BMI आ जाएगा, वेट आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग आ सकती है, फॉर एग्जांपल कोई कार्डियक रिस्क फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स। तो जो भी आपका एम ऑफ द स्टडी है ऑथर का, क्या उन्होंने उससे अप्रोप्रिएट आउटकम मेजर किए हैं और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स भी मेजर किए हैं, येस और नॉट। हो सकता है उन्होंने कुछ रिस्क फैक्टर्स मेजर किए हों और पढ़ के आपके ख्याल में है कि नहीं ये रिस्क फैक्टर्स भी इसमें मेजर किए जा सकते थे, तो यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स कि ये इन्होंने 4 तो मेजर किए हैं, ये 2 और भी किए जा सकते थे, तो रिज़ल्ट्स मज़ीद बेहतर हो जाते। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि आउटकम्स ठीक मेजर किए हैं कि नहीं, सिलेक्ट ठीक किए हैं कि नहीं। 9 इज़ कि क्या उनको मेजर करने का तरीका ठीक था, हाउ वर दे मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड प्रेशर ही मेजर करना है हाइपरटेंशन के लिए, तो क्या उन्होंने मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया जो कि स्टैंडर्डाइज है, या डिजिटल वॉचेस से मेजर कर लिया। मेजर करने वाला कौन था, डॉक्टर ने खुद मेजर किया है या पेशेंट से कह दिया आप अपना ब्लड प्रेशर आके हमें बता दें। मेजर कब किया, सोते वक्त मेजर किया तो और आएगा, एक्सरसाइज के बाद मेजर किया तो और आएगा। तो विच एवर द आउटकम इज़, उसको मेजर किसने किया, कब किया, कैसे किया, इस पे आपने कमेंट करना है। एंड हेयर यू विल नीड सम मोर सर्च कि जो भी आउटकम वेरिएबल इन्होंने मेजर किया है उसको मेजर करने का तरीका कितना अप्रोप्रिएट था। दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और प्रिसीजन एस्टिमेट्स क्या ऑथर ने मेंशन किए हैं अपने मेथड्स के अंदर कि मैं ये स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करूँगा या नहीं किया। Question number 11, were the methods sufficiently described to enable them to be repeated? Simply think about yourself. अगर आपने यही स्टडी करनी हो तो क्या इस आर्टिकल को पढ़ के आप ये स्टडी दोबारा कर सकते हैं, कर सकती हैं, या फिर आपके पास इनफ डिटेल मेजर नहीं है। अपने आप को ये सोचिए, यस और नो में आंसर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डाटा लैकिंग है तो मेंशन कर दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से दिस स्टडी इज़ नॉट रेप्लिकेबल। That was all about methods. Moving towards results. Were the basic data adequately described? एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर, उसका हमें चाहिए होगा एवरेज। अगर चाहिए तो आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑथर्स मेंशन करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस होंगी। तो क्या जिस आउटकम का जो वेरिएबल जिस तरह प्रेजेंट होना चाहिए था क्या वैसे ही प्रेजेंटेड है या नहीं। डज द रिस्पॉन्स रेट रेज कंसर्न्स अबाउट नॉन रिस्पॉन्स बायस। अगेन वही बात कि जो इंक्लूड हो गए थे आपकी स्टडी में और किसी वजह से उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, उन लोगों के बारे में बात हो रही है। अगर 100 में से 3 लोगों ने फॉलो अप नहीं किया कोई बात नहीं, 100 में से अगर 70 लोग ने फॉलो अप किया और 30 ने नहीं किया तो दैट माइट बी अ फैक्टर ऑफ कंसर्न। तो कितने नॉन रिस्पॉन्डर्स थे उसकी परसेंटेज देखिए और सोचिए कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या इट्स नॉट टू बी वरीड अपॉन। ये आपने अपनी स्टडी में देखना है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ अप्रोप्रिएट वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन रिस्पॉन्डर्स डिस्क्राइब। अगेन अगर 100 में से 30 लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या उन्होंने कोई ऑथर्स ने कोई रीज़न बताई है कि इस वजह से इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया या नहीं बताई। वर द रिज़ल्ट्स इंटरनली कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि स्टडी में जो बात है रिज़ल्ट्स के अंदर वो कंसिस्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा जी हमारे पास टोटल 100 का सैम्पल साइज़ था जिसमें से 30 फीमेल्स थी और 70 मेल्स थे। थोड़ा आगे जाके उन्होंने कहीं पे लिख दिया कि हमारे पास जितना सैम्पल साइज़ था उसमें जो 60 थे वो डॉक्टर्स थे और 20 जो थे वो नॉन डॉक्टर्स थे। दैट कम्स आउट टू बी अ टोटल ऑफ 80। 100 का सैम्पल साइज़ पूरा नहीं हुआ तो बाकी 20 कहाँ गए। तो जो भी बात है वो कंसिस्टेंट है विद द अदर थिंग्स। कहीं आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं मिल रही इन द रिजल्ट्स तो आप कहेंगे कि ये इंटरनली कंसिस्टेंट है। वर द रिजल्ट्स प्रेजेंटेड फॉर ऑल द एनालिसिस इन द मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 16। अब होता क्या है कि मेथड्स में हमने ऑथर्स अमूमन क्या करते हैं कि आउटकम्स अपने बताते हैं और रिजल्ट्स में फिर उनका बताते हैं जी ये रिजल्ट्स आए। तो मैनी अ टाइम्स इट्स इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस कि जिन आउटकम्स का रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आता वो ओमिट हो जाते हैं, रिजल्ट्स के अंदर मेंशन ही कहीं नहीं होते।
तो अगर ऐसा है तो आप मेंशन करेंगे कि मेथड्स में उन्होंने ये 5 आउटकम्स बताए थे और रिजल्ट्स में सिर्फ 4 का डाटा दिया हुआ है, 5वें का दिया ही नहीं हुआ. इफ़ दिस इज़ सो तो आप अपने कमेंट्स में बताएंगे कि दिस आउटकम इज़ मिसिंग. मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पोर्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. वर द ऑथर्स डिस्कशंस एंड कंक्लूजन्स जस्टिफाइड बाय द रिजल्ट्स. डिस्कशन में वही बात है जो कि रिजल्ट्स में थी. कोई ऐसा क्लेम तो नहीं है जो कि रिजल्ट्स में साबित नहीं हुआ था और डिस्कशन में उन्होंने कह दिया कि हमारी स्टडी ने ये वाली बात कही है. क्वेश्चन नंबर 18, वर द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी डिस्कस्ड यूजुअली मेंशन्ड होती हैं, बट अगर आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ ये 2 लिमिटेशंस मेंशन की हैं जबकि ये 3 और लिमिटेशंस भी हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं दे हैव मेंशन्ड बट दिस वाज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी. कंक्लूजन, बट एनी फंडिंग सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर मैंशन. तो अगर मैंशन है तो आप येस कहेंगे, नहीं मैंशन तो आप सिंपली नो कह देंगे. एथिकल अप्रूवल और कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑब्टेन्ड, वेरी सिंपल, येस और नो में आंसर है. एथिकल अप्रूवल अगर उन्होंने कहा है उन्होंने लिया है, हैव दे मैंशनड कि उन्होंने कहाँ से लिया है और उसका डायरी नंबर मैंशन है, कैन यू ट्रेस इट और नॉट. कॉन्सेंट भी अगर लिया है तो क्या इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लिया है, रिटन कॉन्सेंट लिया है, वर्बल कॉन्सेंट लिया है, हैव दे गिवन एनी डिटेल ऑन इट. That was all from my side. Good luck to all of you.